Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is our fourth lecture. Dear students, पिछले सेमेस्टर में आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक से शुरू करके डाटा कलेक्शन के स्टेप तक रिसर्च प्रोसेस को मुकम्मल किया। इस सेमेस्टर में आप डाटा एनालिसिस करना, डाटा इंटरप्रिटेशन करना और रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप सीखें। डियर स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि डाटा कलेक्शन के बाद रॉ डाटा को एनालिसिस के लिए कैसे तैयार किया जाता है। दूसरे लेक्चर में आपने सीखा कि एजुकेशनल रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कब, कैसे और कहां यूजफुल होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिसर्चर के लिए कैसे हेल्पफुल होती है। जबकि तीसरे लेक्चर में आपने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के मुख्तलिफ कंसेप्ट्स और यूजेस सीखे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप सपोज कर कि आपने डाटा एनालिसिस कर लिया है। आज चौथे लेक्चर में आप एनालिसिस के नतीजे में हासिल शुदा रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना और इंटरप्रेट करना सीखेंगे। आइए अब हम आज का चौथा लेक्चर हम शुरू करते हैं। हाउ डू यू रिपोर्ट द रिजल्ट्स। लेक्चर आउटलाइन आपके सामने है। लेक्चर आउटलाइन में 6 टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स फॉर राइटिंग रिपोर्टिंग सेक्शन। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा होगा टेबल्स दैट समराइज स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग टेबल्स। टेबल्स मुकम्मल करने के बाद हम फिगर्स की बात करेंगे, फिगर्स दैट पोर्ट्रे वेरिएबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। What are the APS standards for designing a good figure? And lastly, we will discuss in detail how to explain the statistical results. तो सबसे पहले हम बात करते हैं What are the main points for writing reporting section? Students, ये बात ज़हन में रखें कि जब statistical testing मुकम्मल हो जाती है, आप descriptive या inferential statistics के जरिए results हासिल कर लेते हैं। अगले स्टेप पर रिसर्चर ने क्या करना होता है? Researchers next turn to representing the results in tables and figures and reporting results in a discussion. इस सेक्शन को आमतौर पर रिजल्ट्स का लेबल दिया जाता है। रिजल्ट्स के नाम से इस चैप्टर को हेडिंग दी जाती है। रिजल्ट्स को लिखते हुए ये 4 मेन पॉइंट्स को ज़हन में रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, this section should address or respond to each research questions or hypothesis of the study. ये बात ज़हन में रखें कि आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में या मेथोडोलॉजी सेक्शन में कुछ रिसर्च क्वेश्चन लिखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं या हाइपोथेसिस लिखे होते हैं। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिसर्च टॉपिक। या तो आप रिसर्च क्वेश्चन लिखेंगे या हाइपोथेसिस लिखें या ऑब्जेक्टिव लिखें। तो रिजल्ट सेक्शन में हर एक सर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव का जवाब मिलना चाहिए एनालिसिस की तो इस सेक्शन में। पहली बात क्या ध्यान में रखनी है आपने कि जितने सर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या हाइपोथेसिस आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में या मेथोडोलॉजी सेक्शन में बनाएंगे, उन सब के जवाब एनालिसिस सेक्शन में मिलने चाहिए। दूसरी बात क्या आपने ध्यान में रखनी है, इट शुड रिस्पॉन्ड टू ईच क्वेश्चन और हाइपोथेसिस वन बाय वन इन सेम ऑर्डर। हर रिसर्च क्वेश्चन का अलग अलग जवाब आप देंगे और तरतीब वही रखेंगे जो तरतीब आपने पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन में या मेथोडोलॉजी सेक्शन में लिखते हुए सर्च क्वेश्चन की, हाइपोथेसिस की, ऑब्जेक्टिव्स की रखी थी। तरतीब आप नहीं बदलेंगे, उसी तरतीब में जवाब देंगे। तीसरी बात आपने कौन सी ध्यान में रखनी, इन रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स द रिसर्चर शुड आल्सो स्टे क्लोजर टू स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स। रिजल्ट सेक्शन में आप स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स की मदद से जो आपने मीन, मीडियन या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के नतीजे में जो वैल्यूज हासिल की होती हैं, उन वैल्यूज की मदद से आप रिजल्ट सेक्शन में अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हैं विदाउट ड्राइंग ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस और मीनिंग फ्रॉम देम। इस मौके पर, इस जगह पर उसमें से अब ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस या मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करते। ये काम उसके बाद होता है डिस्कशन सेक्शन। और चौथी बात आपने क्या ध्यान में रखी, फाइनली दिस सेक्शन शुड इंक्लूड समरीज ऑफ डाटा रादर देन रॉ डाटा। इस सेक्शन में या रिजल्ट सेक्शन में आप रॉ डाटा प्रेजेंट नहीं करेंगे,
रॉ डाटा से हासिल शुदा जो समरीज है, यानी मीन की शक्ल में आपको समरी मिली है, या मीडियन की शक्ल में, या स्टैंडर्ड डेविएशन की शक्ल में, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग की शक्ल में जो आपको वैल्यूज मिली हैं, उन वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे रॉ डाटा। इस सेक्शन में या रिजल्ट सेक्शन में आप रॉ डाटा इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद ये 4 मेन पॉइंट्स है जो कि रिपोर्टिंग सेक्शन में या रिजल्ट सेक्शन में आपने जहन में रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिजल्ट्स को 2 तरह से आप पेश कर सकते हैं रिजल्ट सेक्शन में, टेबल्स की शक्ल में या फिगर्स की शक्ल में। पहले हम बात करते हैं कि टेबल क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, यूजेस क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है। टेबल आप सब जानते हैं टेबल कैसे बनती है, क्या होती है। रॉज और कॉलम्स की शक्ल में बनती है। अ टेबल इज अ समरी ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू रॉज एंड कॉलम्स। रॉज और कॉलम्स की शक्ल में बनती है और उसमें हम क्वांटिटेटिव डाटा पुट कर देते हैं, जैसा कि पहली टेबल में आपको नजर आ रहा है। ये कॉलम्स है और ये रॉज है। रिसर्चर किस लिए इस्तेमाल करता है टेबल्स को? फॉर डिस्प्लेइंग डाटा दैट समराइज स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स टू रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव्स का जवाब देने के लिए स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स की समरी इसमें पेश करता है। टिपिकली टेबल्स फॉर रिपोर्टिंग रिजल्ट्स कंटेन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये बात ध्यान में रखें कि आमतौर पर टेबल्स हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए, वैल्यूज के लिए, हिंसों के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंसे ही हों, वैल्यूज ही हों। दे माइट कंटेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। इसमें टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, सच एज समरीज ऑफ की स्टडीज फाउंड इन द लिटरेचर। की पॉइंट्स बना के आप टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भी टेबल की शक्ल में पेश कर सकते हैं। टेबल का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा, वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेबल दैट दे कैन समराइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस। थोड़ी सी जगह पर बहुत सा डाटा, 2000, 3000, हजारों लोगों से हासिल शुदा डाटा की समरी एक टेबल की शक्ल में एक पेज पर पेश की जा सकती है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। टेबल्स आर प्रेफर्ड टू फिगर्स बिकॉज टेबल्स कन्वे मोर इंफॉर्मेशन इन ए सिंपल फॉर्म। टेबल्स को आमतौर पर फिगर्स पर ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि फिगर्स को समझना हर रीडर के लिए आसान नहीं होता, लेकिन टेबल में दी गई इंफॉर्मेशन हर रीडर आसानी से समझ लेता है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि फिगर्स की अहमियत नहीं, फिगर्स की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि फिगर्स बहुत ही थोड़ी स्पेस में बहुत कुछ कह जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिंग टेबल्स। जब आपने टेबल बनानी है तो 2 मेन गाइडलाइंस को आपने ध्यान में रखना। नंबर 1, प्रेजेंट 1 स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन 1 टेबल। नंबर 2, रीडर्स शुड बी एबल टू ग्रैस्प इजीली द मीनिंग ऑफ टेबल। अब नंबर 1 के नीचे 2 बातें। नंबर 1 क्या? प्रेजेंट 1 स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन 1 टेबल। समटाइम्स, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, बाज़ औक़ात आप कंबाइन कर सकते हैं। समटाइम्स हाउएवर रिसर्चर्स कैन कंबाइन डाटा फ्रॉम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट इनटू सिंगल टेबल। मिसाल के तौर पर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज की, उसमें मीन लिया, परसेंटेज ली, स्टैंडर्ड डेविएशन ली, इन सब को आप एक टेबल में पेश कर सकते हैं। लेकिन जब बात होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या इन्फ्रेंशियल टेस्ट जैसे टी टेस्ट है, एनोवा है, एनकोवा है, उसमें आप कंबाइन नहीं कर सकते। उसमें आपको हर इन्फ्रेंशियल टेस्ट एक ही टेबल में, अलग अलग टेबल में प्रेजेंट करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि टेबल ऐसे बनाएं कि टेबल में दी गई मालूमात आसानी से रीडर की समझ में आ जाए। उसके लिए आपको ये 4 चीजों का ख्याल करना है। नंबर 1, टेबल्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स की शक्ल में ऑर्गेनाइज की जाए। टेबल का जो टाइटल है, ऊपर जो हेडिंग दी जाती है या जिसको कैप्शन भी कहते हैं, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द टेबल, और टेबल के ऊपर होना चाहिए। तीसरी बात, द टाइटल फॉर द टेबल शुड बी एज कंप्लीट एज डिस्क्रिप्शन एज पॉसिबल। टाइटल में हर चीज आ जानी चाहिए, उस टेबल में जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जानी चाहिए टाइटल में। टाइटल पढ़ते ही समझ आ जाए तो रीडर को कि इस टाइटल के अंदर किस किस्म की इंफॉर्मेशन है, इस टेबल के अंदर किस किस्म की इंफॉर्मेशन है। चौथी बात आपने क्या ध्यान में रखनी है, द टाइटल फॉर द टेबल शुड एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द टेबल। फॉर एग्जांपल, डिस्क्रिप्टिव इसमें मालूमात आ रही हैं, इन्फ्रेंशियल आ रही हैं, वेरिएबल्स की आ रही हैं, या टी टेस्ट के अलावा, तो टेबल के कैप्शन को या टाइटल को पढ़ के रीडर को समझ आ जानी चाहिए। तो टेबल बनाते हुए ये 2 मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और इसके सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, तो अच्छी टेबल क्रिएट हो जाती है जो रीडर्स के लिए पढ़ना आसान हो जाती है, रीडर के लिए उन इंफॉर्मेशन को समझना आसान हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं
गाइडलाइंस तीसरी की पहले दो गाइडलाइंस हमने बात की। नंबर 1 प्रेजेंट वन स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन वन टेबल। नंबर 2 रीडर्स शुड बी एबल टू ग्रैस्प इजीली द मीनिंग ऑफ टेबल। और नंबर 3 है कीप इन माइंड द लेवल ऑफ स्टैटिस्टिकल डिटेल, कितनी की स्टैटिस्टिकल डिटेल्स देनी है फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिकल डिटेल्स टेबल में कितनी की देनी है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये आपको कैसे पता चलेगा कि टेबल बनाते हुए उसमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी देनी है, तो उसके लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1 रिसर्चर कैन एग्जामिन मॉडल टेबल इन रिसर्च जर्नल्स। रिसर्च जर्नल्स में जो आर्टिकल छपते हैं उसमें टेबल्स दी हुई होती हैं, जो प्रीवियस रिसर्चर्स हैं उन्होंने टेबल्स बनाई हुई होती हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की भी और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उन टेबल्स का मुआयना करें, उन टेबल्स को देखें, आपको पता चल जाएगा कि कितने की डिटेल्स टेबल में देनी है, टेबल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। नंबर 2 APA publication manual also provides examples of the level of detail to be reported in descriptive tables and information tables. APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो मैनुअल पब्लिश हुआ है रिसर्चर्स के लिए, उसमें भी टेबल बनाना उन्होंने सिखाया हुआ कि टेबल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। नंबर 3 फर्दर मोर रिसर्चर कैन आल्सो यूज अ टिपिकल आउटपुट फॉर स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूजिंग SPSS। और तीसरी बात जो सबसे अहम बात है, SPSS जब रिजल्ट देता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में तो टेबल बनी हुई आती है, लेकिन SPSS की दी हुई बनाई हुई टेबल की सारी इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं होती। ये बात ज़हन में कहीं बिठा लें कि एज इट इज SPSS की बनाई हुई टेबल हमने प्रेजेंट नहीं कर देनी होती, उसमें जरूरी इंफॉर्मेशन लेकर नई टेबल बनानी होती है हमने अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से। लेकिन SPSS की दी हुई टेबल से हमें गाइडलाइन मिल जाती है कौन सी इंफॉर्मेशन किस तरतीब से पुट करनी है। ये 3 बातें आपने जहन में रखनी है इस बात का फैसला करने के लिए कि आपने अपनी टेबल में कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। और चौथी बात टेबल्स के हवाले से, टेबल क्रिएट करने के हवाले से, नोट्स कैन आल्सो बी रिपोर्टेड इन द टेबल दैट क्वालिफाई, एक्सप्लेन और प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू रीडर्स। टेबल के नीचे नोट दिए जा सकते हैं, नोट की शक्ल में कुछ इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, जो कि बहुत टेबल बड़ी बन रही होती है, टेबल में पूरी नहीं आ रही होती, तो कुछ इंफॉर्मेशन आप नोट की शक्ल में दे सकते हैं टेबल के नीचे। कौन कौन सी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द सैंपल, सैंपल आपका कितना था, कितने लोगों से डाटा लेके आपने एनालिसिस किया और ये रिजल्ट्स पेश किए, तो वो सैंपल का साइज लिखने के लिए अगर टेबल में जगह ना बन रही है तो आप नोट की शक्ल में ऊपर कैप्शन के साथ या नीचे दे सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज यानी अल्फा लेवल आपने क्या रखा, 0.1 या 0.5, वो आप नोट की शक्ल में देख सकते हैं। और तीसरी बात, आपके टेस्ट के नतीजे में अल्फा लेवल क्या निकला, सिग्निफिकेंस लेवल, एक्चुअल जो आपने ऑब्जर्व वैल्यू आपकी क्या थी, वो भी आप नोट की शक्ल में दे सकते हैं अगर टेबल के अंदर जगह ना बन रही। तो ये 4 मेन गाइडलाइन थी जो कि आपने फॉलो करनी है टेबल क्रिएट करते हुए, जब आप थीसिस लिखेंगे, जब आप अपनी रिसर्च मुकम्मल करके उसके रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे। टेबल की बात मुकम्मल होगी। उम्मीद है कि आप टेबल बनाना सीख गए होंगे और आप आसानी से अपने थीसिस में टेबल क्रिएट करेंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं फिगर्स। यही जो इंफॉर्मेशन हम टेबल की शक्ल में पेश करते हैं, यही इंफॉर्मेशन आप फिगर्स की शक्ल में पेश कर सकते हैं, या बल्कि यूं कह लें कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि फिगर की शक्ल में ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है। टेबल की शक्ल में उन्हें प्रेजेंट करने में मुश्किल होती है या ज्यादा जगह की जरूरत है। फिगर है क्या? अ फिगर इज अ समरी ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एज चार्ट, ग्राफ और पिक्चर। चार्ट की शक्ल में जब इंफॉर्मेशन की समरी आप प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ की शक्ल में या पिक्चर की शक्ल में, तो उसको फिगर कहा जाता है। ये मुख्तलिफ किस्में हैं फिगर्स की। ये सक्रिय प्लॉट है, ये लाइन ग्राफ है, ये बार ग्राफ है, ये मुख्तलिफ शक्ल में बनते हैं पेपर्स। उसके बाद figures are suitable for visually presenting information in graphs and pictures in the third section of the study। ये suitable किस लिए है? visually presentation के लिए, कि आप एक नजर देख कर समझ जाए कि रिजल्ट्स किस किस्म के हैं। APA मैनुअल 2010 suggests that the figure caption। अब बात करते हैं फिगर में मुख्तलिफ चीजें कहाँ आपने पुट करनी है। तो APA मैनुअल 2010 आपको बताता है कि फिगर का कैप्शन should be placed at the bottom। ध्यान में रखें, unlike the table which is placed at the top of the table।
टेबल का कैप्शन, ये बात बहुत जरूरी है जो कि बार बार बताई जाती है रिसर्चर को, लेकिन जब वो थीसिस लिखने लगते हैं फिर ये गलती कर रहे होते हैं। टेबल का कैप्शन जो है, टेबल का टाइटल ऊपर रखता है टेबल 1 और उसका कैप्शन, लेकिन फिगर का कैप्शन जो है वो नीचे आता है, जिस तरह ये दिया हुआ फिगर 1% ऑफ एसेट्स। लेकिन टेबल अगर होती तो टेबल का यही कैप्शन ऊपर आता, जैसा कि पहली टेबल में हमने यूज किया है। उसके बाद फिगर्स, स्टैंडर्ड्स फॉर डिजाइनिंग गुड फिगर। अच्छी फिगर बनाने के लिए आपने किन बातों को ख्याल करना है। ये जो मुख्तलिफ किस्म की फिगर्स नजर आ रही हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म की फिगर्स की एग्जाम्पल्स हैं, सैंपल है आपके समझने के लिए आसानी। तो अच्छी फिगर में ये 6 बातें आपने ध्यान में रखनी है। नंबर 1, अच्छी फिगर कौन सी होगी? आर्गुमेंट्स रादर देन डुप्लीकेट द टेक्स्ट। इंक्रीज करें, डुप्लीकेट ना करें। जो कुछ इंफॉर्मेशन आप टेक्स्ट में दे रहे हैं वो फिगर में नहीं होनी चाहिए। फिगर टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को समझने में आसानी के लिए बनाई जाती है, ना कि डुप्लीकेट कर। नंबर 2, कन्वे ओनली द एसेंशियल फैक्ट्स। फिगर में सिर्फ जरूरी फैक्ट्स दी जाए, बाकी टेक्स्ट में डिस्कस कर ली जाती है। फिगर्स में अगर आप सारी फैक्ट्स देंगे, सारी इंफॉर्मेशन देंगे, तो फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। नंबर 2, ओमिट्स यूजुअली डिस्ट्रैक्टिंग डिटेल्स। ऐसी डिटेल्स ना दे फिगर में जो डिस्ट्रैक्ट करें, जो देखने वाले को डिस्ट्रैक्ट करें। इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। फिगर आसान होनी चाहिए पढ़ने के लिए और समझने के लिए। इज कंसिस्टेंट विद एंड इज प्रिपेयर्ड इन द सेम स्टाइल एज सिमिलर फिगर इन द सेम आर्टिकल। एक आर्टिकल में एक किस्म की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए अगर 2-3 जगह पे आपको फिगर बनानी पड़ती है, तो फिगर एक ही स्टाइल में सारी बननी चाहिए। ये नहीं कि इंफॉर्मेशन उसी तरह की है, पहले फिगर और तरह की बना दी, इंफॉर्मेशन फिर उसी किस्म की है, फिगर किसी दूसरे स्टाइल में बना दी, कभी बार ग्राफ में, कभी स्क्री प्लॉट में, कभी लाइन का। एक ही कंसिस्टेंटली एक ही फिगर यूज करें, एक ही किस्म की फिगर यूज करें। और फिगर शुड बी केयरफुली प्लान्ड, प्रिपेयर्ड। बहुत सोच समझ कर फैसला करें कि इस डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कौन सी फिगर ज्यादा मुनासिब रहेगी। तो ये 6 बातें आपने ध्यान में रखनी है फिगर डिजाइन करते हुए। उसके बाद बात करते हैं हम एजुकेशनल रिसर्च में कौन सी फिगर्स आमतौर पर इस्तेमाल होती है। बार चार्ट इस्तेमाल होते हैं। बार चार्ट डिपिक्ट ट्रेंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा ट्रेंड दिखाना हो, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, तो फिर बार चार्ट यूज करें। स्कैटर प्लॉट इलस्ट्रेट द कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट स्कोर। जब आपने कंपैरिजन करना है तो स्कैटर प्लॉट यूज करें। लाइन ग्राफ्स डिस्प्ले द इंटरेक्शन बिटवीन टू। जब 2 वेरिएबल्स का इंटरेक्शन आपने शो करना है तो लाइन ग्राफ्स यूज करें। और चार्ट्स पोर्ट्रे द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल एंड कोरिलेशन। जब आपने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को पोर्ट्रे करना है तो चार्ट्स यूज करें। ये 4 किस्म के फिगर्स हैं जो आमतौर पर एजुकेशन रिसर्चर यूज करते हैं। ये लाइन ग्राफ की एग्जांपल है। लाइन ग्राफ आपको क्या बताता है? इंटरेक्शन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स का इंटरेक्शन आपको बताता है। लाइन ऊपर नीचे जा रही है तो पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएबल ज्यादा ऊपर है, कौन सा वेरिएबल नीचे है। तो बड़ी आसानी से लाइन ग्राफ से समझ आ जाता है। उसके बाद हम आखिरी बात करते हैं कि टेबल्स और फिगर्स तो आपने बना दी, समरी उनमें दे दी। अब रिसर्चर का क्या काम है कि उनको एक्सप्लेन करना है, उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है, इंटरप्रेट करना है। तो उसके लिए रिसर्चर ने किन बातों का ख्याल करना है? इन प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स रिसर्चर प्रेजेंट्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताए अबाउट द स्पेसिफिक रिजल्ट्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एंड इंफरेंशियल एनालिसिस। स्पेसिफिक रिजल्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो उसने किया, इंफरेंशियल एनालिसिस जो उसने किया, तो वो नीचे टेक्स्ट की शक्ल में, टेबल के नीचे टेक्स्ट की शक्ल में रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करें। सेंट्रल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है, छोटे छोटे जो माइनर रिजल्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करना होता। एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, और लैंग्वेज ऐसी हो जो एकेडमिक राइटिंग, जो कि रिसर्च राइटिंग हो, जो कि एक्सेप्टेबल हो। और इसका पता कैसे चलता है? तो ये पता चलेगा आपको आर्टिकल्स पढ़कर मुख्तलिफ लोगों ने किस तरह टी टेस्ट को एक्सप्लेन किया है, किस तरह डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है, किस तरह एनोवा को एक्सप्लेन किया, कौन सी लैंग्वेज उन्होंने यूज की। तो ये आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स में मुख्तलिफ लोगों ने जिस तरह की लैंग्वेज यूज की होती है इंटरप्रिटेशन के वक्त वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं, तो उसी तरह की लैंग्वेज एक्सेप्टेबल लैंग्वेज कहलाती है, जो एकेडमिक राइटिंग कहलाती है।
रिसर्चर शुड समराइज द फाइंडिंग्स इन 1 or 2 सेंटेंस। बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती, फाइंडिंग्स को 1 या 2-3 सेंटेंसेस में समराइज करना होता है, जो कि टेबल में दी हुई होते हैं इंफॉर्मेशन उसकी बुनियाद पर या फिगर में दी हुई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर 2-3 सेंटेंसेस में टेक्स्ट में रिसर्चर ने समराइज करना होता फाइंडिंग। These sentences should include sufficient statistics। उसके स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो ऊपर दिए हो तो उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स उन सेंटेंसेस में दिए जा सकते हैं टू प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ रिजल्ट्स, आसानी के लिए रीडर्स को टेक्स्ट को समझने में आसानी के लिए। ये 3 किस्म की मालूमात हैं जो कि कम से कम देनी चाहिए अपनी टेक्स्ट में। जब रिसर्चर एक्सप्लेन कर रहा होता है रिजल्ट्स को, टेबल के नीचे जो आपने एक्सप्लेनेशन देनी होती है या फिगर के नीचे, उसमें कम से कम ये 3 किस्म की इंफॉर्मेशन जरूर। नंबर 1, रिपोर्ट वेदर की हाइपोथेसिस टेस्ट वाज सिग्निफिकेंट और नॉट। क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग के नतीजे में डिफरेंस सिग्निफिकेंट मिला या इनसिग्निफिकेंट मिला, ये लाजमी लिखना होता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में जो मेन इंफॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी इस टी टेस्ट के नतीजे में जो हमें मिली, या एनोवा के नतीजे में, या सैंपल साइज क्या था, क्वाइस के टेस्ट मीन्स क्या थी, एसडी क्या थी। अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लाजमी है। अगर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, पी वैल्यू, सैंपल साइज वगैरह, या कैटेगरी मेल फीमेल था या किन का कंपैरिजन किया, वो लाजमी है। और तीसरी बात, यूज लैंग्वेज टिपिकली यूज इन रिपोर्टिंग स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स। तीसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी, पहले भी बात होगी, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज फॉर रिपोर्टिंग वो यूज करें। और एक्सेप्टेबल लैंग्वेज की मिसाल अगर आपने देखनी है तो सी फिगर 6.5 ऑन पेज 198 ऑफ प्रेसफुल बुक फॉर एग्जांपल ऑफ रिजल्ट स्टेटमेंट्स एंड लैंग्वेज किस तरह की यूज करनी है, रिजल्ट किस तरह इंटरप्रेट किए जाते हैं टेबल के नीचे, उनकी मिसालें अगर आपने देखनी है तो फिगर 6.5 प्रेसफुल की बुक में आप देखें पेज 198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह एनालिसिस के बाद रिजल्ट्स को किस तरह आपने रिपोर्ट करना है, किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है, किस तरह टेबल बनानी है, किस तरह फिगर बनानी है। तो आखिर में मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है कि बुक का रेलिवेंट पेजेस को जरूर पढ़ें। जिस तरह ये टॉपिक बुक में भी दिया हुआ है, डिटेल के साथ दिया हुआ, उसको पढ़ें। एग्जाम्पल्स दी हुई है उनको देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको असाइनमेंट्स हल करने में आसानी हो। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली एंड अल्लाह हाफिज़।